तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ सीईटी जेईई नीट। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 19 में हमने कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए। आज उसके आगे के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जो क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सॉल्व किया था, अभी 29 के आगे के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन सिर्फ साइन या कॉस से नहीं बनता। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है कॉस एंड साइन दोनों के साथ। ऑलरेडी मैंने आपको जब स्टेशनरी वेव का इक्वेशन डिराइव किया था तभी मैंने आपको बताया था, जब कोई भी ऐसा इक्वेशन आपको दिखे तो समझ लो ये किसका इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का। क्योंकि स्टेशनरी वेव में साइन के साथ कॉस आता ही है, कॉस के साथ साइन आता ही है। यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे साइन होगा, तो यहाँ या फिर यहाँ पे साइन होगा, कॉस होगा, साइन साइन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल साइन है, सिंगल कॉस है, सिंगल साइन है, तो ये तीनों भी स्टेशनरी वेव के इक्वेशन नहीं। साइन कॉस कौन से इक्वेशन में आ रहा है, बस ए ऑप्शन में साइन कॉस है, तो ऑप्शन ए क्या है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। ऑलरेडी इसका डेरिवेशन देखो, मैंने जब आपको डेरिव करके दिया है उसमें सेम तरीके से डिराइव किया है। उसके बाद 13th एमसीक्यू देखो क्या है। इन अ स्टेशनरी वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज जीरो इज मैक्सिमम वेरीज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। देखो स्टेशनरी वेव कैसी होती है आपको पता है। स्टेशनरी वेव कुछ इस प्रकार होती है, यहाँ से वापस पार्टिकल ऐसे मूव होता है, वापस यहाँ पे ऐसे। ओके, तो यहाँ का पार्टिकल एम्पलीट्यूड यहाँ पे रहेगा ऐसे, यहाँ के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऐसे, यहाँ के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना इतना इतना, वापस जीरो, वापस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम होगा कम होगा, वापस जीरो पे आएगा। मतलब हर एक पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है। तो रिमेन्स कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग है। जीरो भी नहीं रहेगा क्योंकि कहीं पे मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम भी नहीं रहेगा, कहीं पे जीरो भी है, जैसे कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो ये क्या हो रहा है, वेरीज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज। टू नोड मतलब इसको हम नोड कहते हैं, ये जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है जीरो, उसको हम नोड कहते हैं। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको हम एम्पलीट्यूड एंटी नोड कहते हैं। तो ये पूरी वेव कितनी होती है, लैम्बडा की। ये पूरी वेव लैम्बडा की होती है, तो हाफ वेव कितने की होगी, लैम्बडा बाई 2 की। इसका मतलब नोड के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, लैम्बडा बाई 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इन अ स्टेशनरी वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज लैम्बडा बाई 2। ओके, सिमिलरली देखो एंटी नोड के बीच में इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द एडजेसेंट एंटी नोड, मतलब एक नोड और इसके ये एंटी नोड है और ये नोड है। ऑलरेडी मैंने ये आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है। ये लैम्बडा बाई 2 है पूरा, तो इसका हाफ कितना होगा, लैम्बडा बाई 4 होगा। लैम्बडा बाई 2 का हाफ लैम्बडा बाई 4 होता है। तो उन्होंने एक नोड एंड एंटी नोड एंड नोड के बीच में डिस्टेंस पूछा है, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है, ये कितना है, लैम्बडा बाई 4। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। The frequency of the node produced by plucking a given string increases as। देखो frequency of the node produced by plucking a given string increases as। अब इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू स्ट्रिंग का फॉर्मूला, 1/2L √T डिवाइड बाई m, ये फॉर्मूला है, राइट ना। सो यहाँ पे देखो n किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √m को, एंड किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 2L को एंड m को। इसका मतलब ये दोनों बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और ये दोनों कम हो गए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर T मतलब टेंशन इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, टेंशन डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, तीनों हमने स्टडी की है स्ट्रिंग के। तो किस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इंक्रीज
कैसे होता है फ्रीक्वेंसी, जब टेंशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे पहला क्या दिया है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस, टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस, नो। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज ही होना चाहिए, डिक्रीज करने से वो इंक्रीज नहीं होगा। एंड बोथ द टेंशन लेंथ, ये ऑप्शन तो रॉन्ग ही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.02 साइन 500 पाई टी कॉस 4.5x रिप्रेजेंट्स, ये किसका इक्वेशन है? सोचो ज़रा, मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे साइन कॉस, कॉस साइन, ऐसा इक्वेशन किसका होता है? इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, स्टेशनरी वेव ऑफ वेवलेंथ 1.4 मीटर। आगे देखते हैं वेवलेंथ 1.4 मीटर कैसे आई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन सी देखो क्या है, अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर एंड प्रोग्रेसिव वेव ऑफ स्पीड ऑफ अबाउट 350 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें पता है जहाँ पे साइन कॉस, कॉस साइन आता है, वो कौन सी वेव होती है, स्टेशनरी वेव। बट वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, स्टेशनरी वेव ऑफ वेवलेंथ 1.4 मीटर। अब 1.4 मीटर वेवलेंथ कैसे आई, देखो बच्चों, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई बाय, इसको हम k बोलते हैं, है ना, 2 पाई बाय लैम्बडा को हम बोलते हैं k एक्स इंटू साइन 2 पाई मतलब ओमेगा इंटू टी, ऐसा इक्वेशन होता है स्टेशनरी वेव का। और यहाँ पे उन्होंने क्या इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया है 0.02, y इज इक्वल टू 0.02 साइन 500 पाई टी इंटू कॉस 4.5x, है ना, ये इक्वेशन दिया है। इसका मतलब हमें लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे, 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 4.5 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.5। तो इससे हमें लैम्बडा मिलेगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 4.5 इस साइड जाके डिवाइड होगा, 2 पाई डिवाइड बाय 4.5। तो वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 3.142 डिवाइड बाय 4.5। अगर इसको सॉल्व किया तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.396। लॉग टेबल का यूज़ करके आप लोग कर सकते हो, या फिर ऐसे ही करो, लॉग टेबल का यूज़ करो, नहीं तो इसको शॉर्ट कर लो, 2 2 ज़ा 4 पॉइंट 2 2 ज़ा 4 25 आएगा, है ना। और फिर इसको अगर आपको पॉइंट शिफ्ट करना है तो इसके 2 पॉइंट शिफ्ट करो, मतलब ये 314.2 डिवाइड बाय 225 बनेगा। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये हमें 1.396 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स नियरली इक्वल टू कितना मिलेगा, 1.4। ऐसे वेवलेंथ कितनी मिलती है, 1.4 मिलती है। ये एक्चुअली सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुरंत ये इक्वेशन देख के ही हमें पता चलता है कि ये स्टेशनरी वेव है। और अगर 2-3 ऑप्शंस होते, स्टेशनरी वेव विथ वेवलेंथ दिस, स्टेशनरी वेव विथ वेवलेंथ 1.4, 1.5 ऐसे होता तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत थी। बट स्टेशनरी वेव एक ही ऑप्शन में है तो डायरेक्टली आप उसको टिक कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन 34 देखो, इसके इक्वेशन में स्टेशनरी वेव ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग। स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती है, एक वेव यहाँ से जा रही है, दूसरी वेव यहाँ से जा रही है, तो हमें स्टेशनरी वेव मिलती है। इसका मतलब क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, ये आंसर आएगा यहाँ पे। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। विथ डिफरेंट स्पीड, ये भी पॉसिबल नहीं। थ्रू द मीडियम, एक ही मीडियम में है तो डिफरेंट स्पीड से कैसे चलेंगे। थ्रू द मीडियम एंड आफ्टर अनदर विद द सेम स्पीड, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। ओके, ये वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 36 नंबर, इन अ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव नोड इज अ पॉइंट ऑफ,
कौन सा पॉइंट रहेगा लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव में? लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव में क्या होता है? कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ओके, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट नोड नहीं रहेगा, क्योंकि उसको डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, तभी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आ सकती है। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन होगा एंड मैक्सिमम डेंसिटी होगी। डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तभी तो स्ट्रेन आएगा ना, बहुत सारे पार्टिकल एक जगह आ गए। कंप्रेशन कैसे होता है? ऐसे होता है। तो बहुत सारे पार्टिकल एक जगह आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो स्ट्रेन बढ़ गया। इसका मतलब जिस जगह पे मैक्सिमम स्ट्रेन एंड डेंसिटी रहेगी वहाँ पे क्या फॉर्म होगा? नोड फॉर्म होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव में। ठीक है, नहीं तो थ्योरेटिकल पार्ट जो इसका मैंने पढ़ाया है वो देखो, उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। 37 देखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन द स्ट्रिंग। किसको प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू √t/m, ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे √t को क्या है? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू √t आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या रहेगा? यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर एंड its reflected wave if first node is situated at 3 meter the next node will be at। देखो स्टेशनरी वेव है बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर। कितने वेवलेंथ है उसकी? लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है? 2 मीटर है। ऑन इट्स रिफ्लेक्टेड वेव द फर्स्ट नोड इज सिचुएटेड एट 3 मीटर द नेक्स्ट नोड विल बी एट। देखो मैं बताती हूँ सॉल्व करके। वेवलेंथ कितनी दी है? लैम्बडा इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है। ओके, मतलब ये वेव है, ये वेव का ये इतना डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो नोड कहाँ पे फॉर्म होता है? इसके हाफ डिस्टेंस पे। ऐसे वेव होती है ना, तो यहाँ पे नोड फॉर्म होता है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है यहाँ पे? λ/2। इसका मतलब नोड विल बी फॉर्म्ड at every λ/2 that is equal to λ/2। तो ये अगर 2 मीटर है तो इसका हाफ कितना रहेगा? that is equal to 1 मीटर। मतलब नोड कहाँ फॉर्म हो रहा है? हर एक 1 मीटर के बाद। अभी इन्होंने क्या बोला है कि 3 मीटर पे एक नोड फॉर्म हो रहा है। तो 3 मीटर के बाद सपोज यहाँ से 3 मीटर पे एक नोड हमें मिल रहा है, यहाँ पे 3 मीटर पे एक नोड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 3 मीटर। तो नेक्स्ट नोड कितने मीटर पे मिलेगा? 3 में 1 मिला दो, है ना। ये 1 नोड मिला 1 मीटर पे, 2 नोड मीटर पे, 3 मीटर पे दूसरा नोड मिला, और उसके बाद नेक्स्ट नोड कहाँ पे मिलेगा हमें? 4 मीटर पे। मतलब 3 में 1 मिला है तो 4 मीटर पे, वही उन्होंने पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? 3 के बाद 1 मीटर पे, मतलब 4 मीटर पे हमें नेक्स्ट नोड मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? 4 मीटर। उसके बाद देखो, इन ओपन ऑर्गन पाइप फर्स्ट ओवरटर्न प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सच ए फ्रीक्वेंसी दैट लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू। ओपन ऑर्गन पाइप है और फर्स्ट ओवरटर्न प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सच ए फ्रीक्वेंसी दैट लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू। कितनी होती है लेंथ ऑफ द पाइप? बच्चों ओपन ऑर्गन पाइप का पहले हम लोग डायग्राम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फंडामेंटल मोड होता है, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन होता है। उन्होंने फर्स्ट ओवरटोन के लिए पूछा है। तो फंडामेंटल ओवरटोन कुछ इस प्रकार होता है। फंडामेंटल मोड कुछ इस प्रकार होता है। मतलब ये हुआ एंटी नोड, ये हुआ नोड, और उसके बाद होता है एंटी नोड, राइट। आफ्टर दैट मतलब लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप क्या हुई? देखो ये है टोटल लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। सो ये लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? λ/4। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? λ/4। मतलब ये दोनों को मिला के कितना होगा? λ/2।
सो एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा बाय 2 मिलेगा। ये हुआ फर्स्ट फंडामेंटल मोड का। उन्होंने पूछा है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा देखो, इसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार की वेव फॉर्म होगी, ऐसी, राइट। ये है फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन में ये है नोड, ये है नोड, यहाँ पे है एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। तो 1 एंटी नोड टू सेकेंड एंटी नोड हुआ लैम्बडा बाय 2, वापस ये एंटी नोड टू ये एंटी नोड हुआ लैम्बडा बाय 2, दोनों मिला के एल, ये दोनों मिला के एल मिलेगा। एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, इधर लिखती हूँ, दिख नहीं रहा, एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2, कितना होगा, लैम्बडा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, लैम्बडा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ओवरटोन के लिए पूछा है लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप कितना होता है, तो कितना होता है, दैट आंसर शुड बी लैम्बडा। सो 39 नंबर का देखो आंसर करेक्ट क्या है, दैट इज डी। इन ओपन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सच अ फ्रीक्वेंसी दैट लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू लैम्बडा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्टडी किया है, कहाँ पे देखो, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी में ये हमने स्टडी किया था कि रेडियस का एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग का क्या रिलेशन होता है। तो देखते हैं क्या रिलेशन होता है, वापस मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय रूट m। m क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। तो m का फॉर्मूला क्या है, अगर डेंसिटी का फॉर्मूला m इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रो इंटू वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला r के फॉर्म में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। h मतलब यहाँ पे हम लोग l ले सकते हैं। तो अगर इस मास की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करें, रो इंटू v की जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट करती हूँ, पाई आर स्क्वायर l डिवाइड बाय क्या है ऑलरेडी l, तो ये l कैंसिल होगा। तो हमें इस m की जगह पे क्या फॉर्मूला मिलेगा, इस m की जगह पे हमें फॉर्मूला मिलेगा ये r पाई रो स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू रो। तो यहाँ पे देखो r का क्या रिलेशन आ रहा है, ये पाई और पाई को रो को थोड़ी देर साइड में रखो और सिर्फ r को देखो। तो r का रिलेशन क्या आता है, 1 डिवाइड बाय रूट आर स्क्वायर आता है। तो ये आर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और हमें मिलेगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये r ऊपर जाके क्या बनेगा, r रेज टू -1 बनेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r रेज टू -1 को। ये ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी में स्टडी किया है, ठीक है। जब स्ट्रिंग हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, ये हमने स्टडी किया था, तो उसमें मैंने ये सब डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने अभी रिलेशन एक्सप्लेन किया। यहाँ पे n का फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, स्ट्रेट स्ट्रिंग का, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l अंडर रूट t डिवाइड बाई m। तो ये m जो है डायरेक्टली ये दोनों कांस्टेंट रखें और m का n का क्या रिलेशन है वो डायरेक्टली हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। फिर m के फॉर्मूले को हमने वॉल्यूम डेंसिटी के फॉर्म में लिखा एंड देन उसको एक्सप्लेन किया, तब हमें मिलता है r का रिलेशन क्या है, रेज टू -1 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये 40 नंबर का, तो इसका ऑप्शन r रेज टू -1 कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद देखो क्या है, अ स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l वाइब्रेट्स इन अ थर्ड ओवरटोन, द लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्म इज। थर्ड ओवरटोन, सभी ओवरटोन्स देखो, फर्स्ट ओवरटोन देखो, सेकेंड ओवरटोन देखो, थर्ड ओवरटोन, सभी ओवरटोन्स देखो। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वाइब्रेशन, वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्म इज क्या आएगा, मतलब दोनों का क्या रिलेशन आएगा, लैम्बडा का क्या रिलेशन आएगा वो पूछा है। तो सबसे पहले हम थर्ड ओवरटोन में कितने लूप्स फॉर्म होते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों फंडामेंटल ओवरटोन में एक लूप फॉर्म होता है, राइट, ये हुआ फंडामेंटल मोड। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन आता है, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। उसमें कितने लूप्स फॉर्म होते हैं, 2 लूप्स।
सॉरी दिख नहीं रहा है, ये फंडामेंटल मोड है। फिर फर्स्ट ओवरटोन आता है। फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप्स फॉर्म होते हैं? 2 लूप्स। फिर सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन में 1 2 3 लूप्स फॉर्म होते हैं। 1 2 3 कितने लूप्स फॉर्म हुए? 3 लूप्स। किसमें? सेकेंड ओवरटोन में। एंड थर्ड ओवरटोन में कितने लूप्स फॉर्म हो गए? तो ये हो गया थर्ड ओवरटोन। तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो थर्ड में कितने रहेंगे? 4। 1 2 3 एंड 4, ये होगा 1 2 3 एंड 4। तो कितने लूप्स फॉर्म हुए यहाँ पे? 4 लूप्स। एक लूप की लेंथ कितनी होती है? λ/2, 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 λ/2। कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 λ/2। तो L इज इक्वल टू क्या होगा? 4 λ/2। तो 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा 2 लैम्बडा। उन्होंने वेवलेंथ पूछी है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? ये 2 इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब हमें मिलेगा L/2। तो वेवलेंथ का क्या रिलेशन आ रहा है लेंथ के फॉर्म में? L/2। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं? तो देखो, स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L वाइब्रेट्स इन थर्ड ओवरटोन, द वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्म इज इक्वल टू L/2। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखो क्या है, 2 स्ट्रिंग हैव सेम रेडियाई एंड डेंसिटीज इन द रेशो 8:7। मतलब 2 स्ट्रिंग से उनकी रेडियस सेम है, लेकिन डेंसिटी का रेशो उन्होंने दिया है 8:7। दे आर अंडर द सेम टेंशन, दोनों का टेंशन भी सेम है, रेडियस भी सेम है, बस डेंसिटी अलग अलग है। टेंशन रेशो ऑफ देयर लेंथ्स सो एज टू हैव सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टेंशन भी सेम है, रेडियस भी सेम है, डेंसिटी का रेशो दिया है एंड लेंथ का रेशो क्या आएगा वो पूछा है। बहुत सिंपल है। देखो, तो देखो बच्चों, एन का जो स्ट्रिंग का फॉर्मूला है वो अभी हम लोग लिखेंगे एल के फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने लेंथ का रेशो पूछा है। 1/2L √T/m। m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसके पहले के पहले क्वेश्चन में πr², क्योंकि उन्होंने डेंसिटी का रेशो दिया है ना। अब 2 स्ट्रिंग्स दी है। सपोज ये एक स्ट्रिंग N1, उसकी लेंथ L1, टेंशन T1, R1, ρ1। ठीक है, ये पहली स्ट्रिंग का हमने फ्रीक्वेंसी लिया। तो दूसरी स्ट्रिंग N2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2L2 √T2 πr²² इंटू ρ2 आएगा। अब इन्होंने बोला क्या है? देखो, R1 इज इक्वल टू R2 है, T1 इज इक्वल टू T2 दिया है, N1 इज इक्वल टू N2 दिया है एंड ρ1 डिवाइड बाय ρ2 वो दिया है 8/7। और हमें पूछा है L1 डिवाइड बाय L2 का रेशो क्या आएगा? ये L2 है। ठीक है, दोनों का रेशो क्या आएगा? तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, इन दोनों का रेशो निकालेंगे। मतलब N2 डिवाइड बाय N1 करते हैं तो हमें बराबर L1 डिवाइड बाय L2 मिलेगा। सो N2 डिवाइड बाय N1 किया तो ये दोनों देखो 1 डिवाइड बाय 2L2 ये भी डिवाइड होंगे। T2 डिवाइड बाय πr² इंटू ρ2 आएगा, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2L1 √T1 डिवाइड बाय πr² इंटू ρ1। तो अभी यहाँ पे 2 ये 1/2 कैंसिल होगा। T1 इज इक्वल टू T2 है तो ये भी कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, R1 R2 कैंसिल होगा क्योंकि ये सभी इक्वल है एंड N1 N2 भी कैंसिल होगा क्योंकि ये भी इक्वल है। ठीक है, बचेगा क्या? बस L1 L2 ρ1 ρ2। अभी देखो यहाँ पे इसको सेपरेट से लिख लो। यहाँ पे 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय L2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय L1। समझ में आ रहा है? देखो, 1 डिवाइड बाय L2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय L1। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचा है? 1 डिवाइड बाय √ρ2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय √ρ1। तो ये टर्म को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, ρ1 एंड ρ2 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, यहाँ पे L1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मैं L1 इस साइड लिखती हूँ, L1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और L2 नीचे आएगा तो L1 डिवाइड बाय L2 बनेगा। ठीक है,
यहाँ पे पहले रीअरेंज कर लेते हैं टर्म को, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली ये रूट रो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, रूट रो 1 डिवाइड बाय क्या होगा, रूट रो 2 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 1 है। क्या क्या समझ में आया, ये रूट रो 1 को एंड रूट L1 को ऊपर शिफ्ट किया तो हमें L1 डिवाइड बाय L2 मिलेगा, इंटू रूट रो 1 डिवाइड बाय रूट रो 2 मिलेगा। अब ये टर्म को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे। इधर शिफ्ट करने के बाद जो रो 2 नीचे डिवाइड है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो रो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड जाके डिवाइड होगा। तो L1 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रूट रो 2 डिवाइड बाय रूट रो 1। तो रूट रो 2 क्या दिया है उन्होंने, 7, तो ये आएगा रूट 7 डिवाइड बाय रो 1 क्या दिया है, 8, तो ये आएगा रूट 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट 7 एज टू रूट 8। लेंथ का रेशो उन्होंने पूछा है ना, तो ये हमें क्या मिलेगा, रूट 7 एज टू रूट 8। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पे रूट 7 एज टू रूट 8 मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या है, अ स्ट्रेट स्ट्रिंग 0.3 मीटर लॉन्ग हैज़ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। उसकी लेंथ दी है 0.3 मीटर, फ्रीक्वेंसी दी है n इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज इन फंडामेंटल मोड। द वेव स्पीड विल बी, और v निकालने के लिए बोला है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। स्ट्रिंग का फॉर्मूला सब लोग लर्न कर लो क्या है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रिंग का फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय 2l अंडर रूट टी डिवाइड बाय m, और ये अंडर रूट टी डिवाइड बाय m का मतलब क्या है, दैट इज द वेलोसिटी। सो दैट इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 2l। ये फॉर्मूला है फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी का। तो इन्होंने n दिया है, n कितना दिया है, न्यूमेरिकल देखो, दैट इज 500 हर्ट्ज, एंड l दिया है 0.3 मीटर, L इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो हमें v निकालने के लिए बोला है, v इज इक्वल टू n इंटू क्या आएगा, 2l आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 500 इंटू 0.3, 3 5 जा 15, मतलब कितना मिलेगा हमें, 150 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी रहेगी। सॉरी यहाँ पे 2l है ना, तो ये 2 इंटू 0.3 रहेगा, मतलब 0.6, 500 इंटू 0.6, तो 6 5 जा 30, तो ये 300 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है। तो देखो 300 मीटर पर सेकेंड, ये वाला सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। द मिनिमम लेंथ ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड इज 18 सेंटीमीटर। लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर। व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क फॉर 80 हर्ट्ज is used, if the inner diameter of the tube is 3.34 centimeter, then the velocity of sound in air will be nearly। मतलब मिनिमम लेंथ L दिया है, फ्रीक्वेंसी N दी है, और हमें निकालने बोला है, इनर डायमीटर दिया है 3.34 सेंटीमीटर, और हमें निकालने बोला है वेलोसिटी क्या आएगी। तो निकालते हैं, फॉर्मूला याद करो क्या है, क्लोज्ड पाइप का। तो फॉर्मूला देखो बच्चों क्या है, n इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 4l। ये क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। याद नहीं है तो वीडियोस ठीक से देखो। तो 365 ऑप्शन है डी, ओके। उसके बाद देखो 45 नंबर का क्या क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज इज। स्पीड ऑफ साउंड मतलब v दिया है उन्होंने 300 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स पूछा है ऑफ अ स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। n कितना दिया है, 1000 हर्ट्ज। n दिया है, v दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स पूछा है। तो देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखो बच्चों दिया क्या है, v इज इक्वल टू कितना दिया है, 300 मीटर पर सेकेंड, n इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड मतलब क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड मतलब लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, l। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है v डिवाइड बाई 2l। स्ट्रिंग का फॉर्मूला है ना, v डिवाइड बाई 2l। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, l। l की जगह पे क्या पुट करोगे,
λ/2, तो यही हमें निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स मतलब λ/2। तो ये λ/2 इधर शिफ्ट किया तो ये क्या आएगा, v/2n आएगा। तो v कितना है 300 डिवाइड बाई 2 इंटू एन, एन कितना है 1000, तो 0 0 0 0 गेट कैंसल, 3 डिवाइड बाई 20, तो ये आंसर आता है 0.15 मीटर पर सेकेंड। बट उन्होंने देखो ब्रैकेट में पूछा है इन सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं, ये डिस्टेंस है ना, तो इसको बस मीटर ही आएगा। तो 0.15 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस देखो सेंटीमीटर में ही दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो देखो यहाँ पे 10, 20 एंड 15, यहाँ पे देखो इन सेंटीमीटर पूछा है, तो ये क्या है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव दैट कैन बी सेट अप इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, देखो ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है, ये वाली ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ये एक स्ट्रिंग है, ऐसे कंसिडर करो। तो ये ट्रांसवर्स वेव की ये क्या है, लेंथ है L। तो ये कितना होता है, एक मिनट, ट्रांसवर्स वेव मतलब यहाँ पे फंडामेंटल मोड उन्होंने पूछा है, तो फंडामेंटल मोड के लिए एक ही टोन आएगा। एक मिनट है, यहाँ पे नहीं डायग्राम निकालती मैं, ऐसे नहीं आएगा वो। देखो फंडामेंटल नोड लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल नोड में ट्रांसवर्स वेव मतलब एक ही लूप बनता है ना, ऐसा। तो यहाँ पे ये एक लूप का वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू λ/2 होता है। दैट मीन्स L इज इक्वल टू क्या होता है, λ/2। तो इन्होंने वेवलेंथ पूछी है, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2 है। बहुत सिंपल है। फंडामेंटल मोड के लिए ये एक ही लूप बनेगा, इसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं ना। तो स्ट्रिंग में ये ट्रांसवर्स वेव बनती है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है। तो ये दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, λ/2, मतलब ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बनेगी, L। तो L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, λ/2 मिलेगा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 इस साइड शिफ्ट होकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब लेंथ के फॉर्म में वेवलेंथ हमें कितनी मिलेगी, 2L। तो करेक्ट ऑप्शन है 2L। तो देखो यहाँ पे 46 नंबर का था ना, ये 2L, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट, उसके बाद देखो 48 नहीं 47 है ना। इन स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है, एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, स्टेशनरी वेव कैसी होती है, ऐसी स्टेशनरी वेव होती है। तो यहाँ एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ के पार्टिकल के अलग, तभी तो ये इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ले रहा है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा। तो यहाँ पे एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। एनर्जी इज मिनिमम एट नोड्स एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड्स, बराबर है। यहाँ पे एनर्जी नहीं है, पार्टिकल इसलिए वाइब्रेट नहीं हो रहा है, वही के वही है। यहाँ के पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए वो ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिया है देखो, एनर्जी इज मैक्सिमम एट नोड, नहीं वो तो एक ही जगह पे है, एनर्जी होती तो उछलता, तो ये नहीं उछल रहा है, इसका मतलब वो एक ही जगह पे, उसके पास एनर्जी बहुत कम है। ये भी ऑप्शन है, अल्टरनेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी आर प्रोड्यूस एट नोड्स एंड एंटी नोड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, नोड के वहाँ पे एनर्जी कम रहेगी एंड एंटी नोड के वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा बी। उसके बाद देखो 48, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 50 हर्ट्ज, मतलब एन दिया है 50 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन, हाँ थर्ड ओवरटोन के लिए क्या होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, है ना। मतलब 1 के बाद, फर्स्ट के बाद डायरेक्टली 3n आता है, उसके बाद डायरेक्टली 5n आता है ना। उसके बाद थर्ड के लिए डायरेक्टली 7n आएगा। तो इन्होंने पूछा है थर्ड ओवरटोन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी आएगी। तो n को हम लोग और मल्टीपल करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, केथ ओवरटोन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, केथ ओवरटोन का डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो केथ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू 2k+1, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए 2k+1 इंटू एन। एन क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने एन दे के रखा है, के कितना बोला है, थर्ड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन के लिए क्या आएगा, थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू 2 इंटू 3+1, और एन कितना दिया है उन्होंने 50 हर्ट्ज दिया है।
तो ये 6 + 1 7 आएगा इंटू 50, तो 7 5 35, 350 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलनी चाहिए थर्ड ओवरटोन की, ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद होंगे तो तुरंत आप लोग MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चों, पहला 200 है, फिर 250 है, फिर 150 है, फिर 350, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या है, 2 ओपन पाइप्स हैव लेंथ्स L एंड L+Y। सभी न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन लिखते जाओ, यहाँ पे कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो जो कुछ भी मैं न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ उनके सॉल्यूशन एक नोटबुक पे अच्छे से लिखो, ये आपको बहुत काम के हैं MCQs। 2 ओपन पाइप्स हैव लेंथ्स L एंड L+Y। 2 ओपन पाइप्स हैं, दोनों की लेंथ L एंड L+Y है। इफ द 2 पाइप्स आर साउंडेड टुगेदर देन द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, N1 - N2। तो पहले हम N1 का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर N2 का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम N1 - N2 करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, N1 = एक की लेंथ कितनी दी है, V/2L। एक की लेंथ L और एक की लेंथ L+Y, तो इसकी लेंथ V/2L। तो N2 क्या आएगा, V/2L+Y आएगा, है ना। और बीट कैसे निकालते हैं हम लोग, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, N1 - N2 निकालते हैं। तो दोनों फॉर्मूले पुट करो, V/2L - V/2 × L+Y। तो V यहाँ से कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/2L - 1/2L + 2Y, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू V इन ब्रैकेट 2 × दिस 2L + 2Y, 2L - 1 - 2L आएगा, डिवाइड बाय 2L × 2L + 2Y, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ 2L गेट कैंसिल, ये 2L प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 2Y × V बनेगा, ये V यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो ऑलरेडी एक 2L है, इंटू ये 2 मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रहेगा L+Y, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा, और फाइनल फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, बिट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, इसको N1 - N2 को हम बिट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बिट फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगी, दैट इज Y × V डिवाइड बाय 2L इन ब्रैकेट L+Y। ये फॉर्मूला कहाँ पे है, देखो Y × V डिवाइड बाय, आपके पास बुक है चेक करो, Y × V डिवाइड बाय 2L इन ब्रैकेट L+Y। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 वही करेक्ट है। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन, Y × V डिवाइड बाय 2L × L+Y। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अ सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स विथ 3 मोड्स एंड 2 एंटीनोड्स। सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स विथ 3 नोड एंड 2 एंटीनोड, द करेस्पॉन्डिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन इज। कौन सा ओवरटोन रहेगा जिसमें 3 नोड है एंड 2 एंटीनोड है, देखते हैं। तो सबसे पहले होता है फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में क्या होता है, ये फंडामेंटल मोड, इसमें 2 नोड है एंड 1 एंटी नोड है, 2 नोड 1 एंटी नोड। फिर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन में होते हैं 1 2 3 एंड 1 2, 3 नोड एंड 2 एंटी नोड। मतलब कौन सा ओवरटोन आ रहा है, उन्होंने बोला 3 नोड एंड 2 एंटी नोड, इसका मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन ही आ रहा है। कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो फंडामेंटल मोड में क्या होता है, 2 नोड होते हैं, ये एक नोड ये एक नोड एंड एक एंटी नोड होता है, तो 2 नोड 1 एंटी नोड। फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा, 2 लूप फॉर्म हो गए जिसमें 3 नोड हो गए एंड 2 एंटी नोड हो गए, ठीक है। इसका मतलब आंसर आना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन। तो देखो 50 का आंसर 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स किस में आ रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इन अ ग्लास ट्यूब 60 सेंटीमीटर।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, निकालने के लिए बोली है। एयर कॉलम दिया है ग्लास ट्यूब जिसकी लेंथ दी है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, केप्ड हॉरिजॉन्टल एंड वन एंड क्लोज्ड इज। वी दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। देखो एल दिया है, वी दिया है और हमें निकालने बोला है एन। एन निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो बच्चों एल कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 इंटू 10⁻² मीटर। आप 0.6 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। उसके बाद उन्होंने वी दिया है स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड एंड एन निकालने के लिए बोला है। तो क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ करो, एन इज इक्वल टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए वी डिवाइड बाय क्या होता है 4L, फंडामेंटल का वी डिवाइड बाय 4L। तो फंडामेंटल मोड के लिए हमें क्या निकालना है, एन ही निकालना है। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, 330 डिवाइड बाय 4 इंटू एल कितना दिया है 60 इंटू 10⁻²। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है 0 0 गेट कैंसल, 33 डिवाइड बाय 24, ये हमें मिलेगा 1.375 और यहाँ पे इंटू 10⁻² ऑलरेडी है, तो दैट इज इक्वल टू 1.375 इंटू ये 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻+2 बनेगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 137.5 हर्ट्स। ये हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी 137.5। उसके बाद देखो 52 नंबर, द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ रेडियस आर इज। एंड करेक्शन का फॉर्मूला यहीं पे सॉल्व करके देती हूँ। ई इज इक्वल टू क्या होता है 0.3 इंटू डी, लेकिन ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसको 2 एंड करेक्शन होते हैं, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। यहाँ पे उन्होंने रेडियस आर दी है, मतलब डी को हमें आर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में, आर के फॉर्म में। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है 2R होता है, तो 0.2 इंटू 3 कितना होगा 0.3 इंटू 2 कितना होगा 0.6 होगा, इंटू वापस हमें डी मतलब 2R से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 6 इंटू 2 12 बनेगा। सो 1.2R आंसर आना चाहिए। ऐसे कैलकुलेशन करोगे आप लोग, तो 0.6 इंटू 2 कितना आएगा 1.2 और उसको R से मल्टीप्लाई किया, तो ऑप्शन डी कौन सा करेक्ट है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप दिया, अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 0.3D से ही मल्टीप्लाई, तो हमारा 0.6R आंसर आएगा। तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, हम 0.6R को भी टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने दिया है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड ओपन होते हैं और दोनों साइड में एंड करेक्शन होते हैं, तो दोनों साइड में एंड करेक्शन है, इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है 0.6 के डबल, मतलब 1.2R, ठीक है। नेक्स्ट देखो 53 नंबर, स्टार मतलब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। व्हेन एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड वाइब्रेट्स सच दैट 3 notes are formed in it, the frequency of its vibration is dash dash times the fundamental frequency। तो बच्चों उन्होंने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोला है, मतलब एक साइड जिसकी क्लोज होती है, तो कितने नोट्स बोले हैं उसमें 3 नोट्स। 3 नोट्स मतलब कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे ये एक नोड आया, 2 नोड एंड 3 नोड। 3 नोड बोले हैं एंड 3 nodes are formed, the frequency in its vibration is dash dash times the fundamental frequency। तो देखो ये एंटी नोड हुआ, ये नोड हुआ, वापिस ये नोड, ये नोड, तो ये एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, तो ये कितना बनेगा λ/2, ये कितना बनेगा λ/2, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा λ/4 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ नोड है, एंटी नोड है। ये दोनों एंटी नोड के बीच में λ/2, दोनों एंटी नोड के बीच में λ/2, एक एंटी नोड एक नोड के बीच में λ/4। समझ में आ रहा है ना। अगर डिटेल में देखना है तो वीडियोस देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। अब यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी बन रही है, देखो L इज इक्वल टू बन रहा है λ/2 λ/2 लैम्बडा बनेगा, लैम्बडा प्लस λ/4,
लैम्बडा बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा कितना बनेगा 5 लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 इंटू एल डिवाइड बाय 5। ये एल की जगह पे ये 4 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 इस साइड जाके डिवाइड होगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लैम्बडा होता है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ये क्या बनेगा n इज इक्वल टू क्या बनेगा, n का फॉर्मूला चाहिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का, v डिवाइड बाय लैम्बडा। सो लैम्बडा की वैल्यू ये पुट करो, क्या आएगा दैट इज 5v डिवाइड बाय 4l, ऐसा बनेगा। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 5 इंटू वी डिवाइड बाय 4l। वी डिवाइड बाय 4l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू एन। तो ये फॉर्मूला उन्होंने क्या पूछा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स आ रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 5 टाइम्स आ रहा है। उन्होंने पूछा कि 3 नोड फॉर्म हो रहे हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स आएगी। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है 5, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उसमें 5 टाइम्स दिया है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये दोनों वीडियोस बहुत अच्छी तरह से देखो, ये सारे एमसीक्यूज उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या है, स्टार किया है मतलब ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इफ 2 ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, हाँ क्लोज्ड है कि ओपन ये जरूर देखो क्योंकि दोनों के फॉर्मूलेज अलग अलग है। इफ 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 7 बीट्स पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज। देखो 2 ऑर्गन पाइप दिए हैं, उनकी लेंथ दी है और उन्होंने 7 बीट्स मतलब n1 माइनस n2 दिया है पर सेकेंड, और स्पीड पूछा है मतलब v पूछा है। तो देखो बच्चों इन्होंने क्या क्या दिया है, L1 दिया है 50 सेंटीमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद L2 दिया है 51 सेंटीमीटर मतलब 51 इंटू 10⁻² मीटर, एंड n1 माइनस n2 दिया है 7 बीट्स पर सेकेंड, 7 बीट्स। ओके, और हमें पूछा है v निकालो कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो देखो बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्बडा होता है, और वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1, v इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 आ सकता है। तो दोनों का v तो सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे मतलब n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। बट हमें लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 नहीं पता, हमें L1 L2 पता है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज 2L होता है ना। तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 2L1 आएगा एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2L2 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करो, क्या आएगा n1 2L1 लैम्बडा 1 की जगह पे इज इक्वल टू n2 2L2, क्योंकि हमें L के फॉर्म में लाना है, हमें L पता है। तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा और हमें मिलेगा n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2। तो देखो बच्चों अगर आपको n1 या n2 दोनों में से एक पता चल जाए तो आप v आराम से निकाल सकते हैं। हमें v निकालना है क्योंकि, तो एक तो n1 नहीं तो n1 n2 कुछ तो भी फाइंड करो। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है दिया है उसको एक तो n1 के फॉर्म में एक तो n2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसका यूज करके हम लोग उसको n1 या n2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे n1 की जगह पे हम ये n2 इधर शिफ्ट किया तो 7 प्लस n2 बनेगा या n2 प्लस 7 बनेगा। तो ये n1 की जगह पे हम पुट करेंगे n2 प्लस 7 इंटू ये L1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू n2 इंटू L2 रहेगा। तो ये L1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा n2 L1 प्लस 7 L1 इज इक्वल टू n2 इंटू L2। इससे हमें n2 मिल जाएगा। देखो n2 की ये टर्म्स को उधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा n2 L1 माइनस n2 L2, ये इस साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस बनेगा इज इक्वल टू ये प्लस 7 L1 उस साइड शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा दैट इज माइनस 7 L1 बनेगा। तो ये माइनस प्लस कर लो इसको क्योंकि वेलोसिटी प्लस में ही आने वाली है, तो इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा
N2L2 माइनस, ये इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस इधर बनेगा, N2L1 इज इक्वल टू, ये प्लस बनेगा अभी 7L1। तो N2 इसमें से कॉमन निकालो, L2 माइनस L1 होगा इज इक्वल टू 7L1। क्या क्या समझ में आया? देखो सबसे कंफ्यूजिंग है थोड़ा, क्योंकि L1 के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में 2-3 टॉपिक्स को एक करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। L1 L2 दिया है, फ्रीक्वेंसी बीट दी है, और फिर हमें उन्होंने वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। तो बहुत सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ हमने पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी इक्वल होती है हमेशा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। लैम्बडा पता नहीं था तो लैम्बडा को L1 के फॉर्म में लिखा, L2 के फॉर्म में लिखा, उनकी वैल्यूज पुट की। फिर हमने एक N1 की जगह पे ये फॉर्मूले का यूज़ करके N2+7 पुट किया, और फिर टर्म्स को रीअरेंज करते गए। यहाँ माइनस हटाने के लिए हमने टर्म्स को शिफ्ट किया, नहीं करते तो भी चलता, क्योंकि आगे जाके वो ऑटोमेटिकली होने ही वाला था, माइनस कैंसिल होने ही वाला था, बट मैंने पहले ही कर लिया। तो N2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो 7L1 डिवाइड बाय L2 माइनस L1। अब L1 पता है, L2 पता है, L1 पता है, तो इन सबको पुट करके आप N2 निकालो। तो 7 इंटू L1 कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय L2 कितना है? 51 माइनस 50। अब इसलिए मैंने इसको शिफ्ट किया था क्योंकि ये छोटा है, इंटू 10⁻²। 51 में से 50 गए तो 1 बचेगा, 10⁻² -2 गेट कैंसल, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। 7 5 होता है 35, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? दैट इज इक्वल टू 350 हर्ट्ज। ये आपको क्या मिला? N2 मिला। तो V इज इक्वल टू N2 इंटू λ2, राइट। ये दोनों की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन λ2 नहीं पता, इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे N2 इंटू 2L2 लिखेंगे, N2 इंटू 2L2, ठीक है, क्योंकि अभी N2 पता है, L2 भी पता है, तो λ2 की जगह पे 2L2 डाला। तो ये बनेगा 350 इंटू 2 इंटू 51 इंटू 10⁻², है ना। ये सभी वैल्यूज पुट करो और फिर उसको कैलकुलेट करो, सिंपली कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करना है। तो V इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इन सबको मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर हमें मिलेगा 357 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सिंपली इनको कैलकुलेट करो, ठीक है। समझ में आया तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, 357 मीटर पर सेकेंड। सभी सॉल्यूशन को ठीक से लिखते जाओ। तो 357 ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो, द टेंशन इन अ पियानो वायर इज इंक्रीज बाय 25%। अब टेंशन का रिलेशन दिया है, इसके लिए आपको लॉ ऑफ टेंशन देखना पड़ेगा स्ट्रिंग का। द टेंशन इन अ पियानो वायर इज इंक्रीज बाय 25%, इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स डैश डैश टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू क्या होता है? √T1 डिवाइड बाय T2, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज दी है ना, दोनों का रिलेशन दिया है। और बोला क्या है कि जो T2 है वो T1 से 25% से इंक्रीज हो रहा है, ओके। दैट मीन्स 25% ऑफ T1 इसमें इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? T1 प्लस 25 डिवाइड बाय 100 T1 आएगा, ठीक है। अगर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिलता है 125 डिवाइड बाय 100 T1, मतलब 1.25 T1। तो T2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1.25 T1 मिलेगा। तो पुट करो वैल्यू, हो गया, आ गया आपका आंसर। N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू √T1 डिवाइड बाय 1.25 T1। तो ये T1 गेट कैंसल, √1 डिवाइड बाय 1.25। इसका कैलकुलेशन देखो, ये पॉइंट शिफ्ट कर लो, ये 2 डिजिट अगर मैंने शिफ्ट किए तो यहाँ 2 डिजिट 100 बढ़ेगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इससे अच्छा है इसको 100 मत करो, इसको 1.25 ही रहने दो। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते क्योंकि हमें N2 निकालना है। तो N2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उन्होंने पूछा है N2 कितने टाइम्स होगा, तो यहाँ पे अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा? देखो N1 इंटू √1.25, ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू √1 इंटू N2। √1 कितना बनेगा? 1 ही बनेगा, मतलब N2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे?
n2 इज इक्वल टू √1.25 n1 मिलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अभी यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अभी ऑप्शंस में आपको बताती हूँ, 1.25 का स्क्वायर रूट आपको 1 समथिंग मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक है ना, अभी ऑप्शंस से आपको दिमाग लगाना है, नियर अबाउट वैल्यू ढूंढनी है। देखो सबसे पहले ए उन्होंने दिया है 0.8, अब 1 का स्क्वायर रूट 0 पॉइंट तो नहीं आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बी ऑप्शन दिया है 1.12, सी ऑप्शन दिया है 1.25, डी ऑप्शन दिया है 1.56। अब 1.25 का स्क्वायर रूट 1.25 तो नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन कैंसल। 1.25 का स्क्वायर रूट 0.8 भी नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसल। 1.25 का स्क्वायर रूट उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, 1.56, तो ये भी ऑप्शन कैंसल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 1.12, क्योंकि लॉग टेबल का यूज़ करके आपको नहीं निकालना है, ऐसे ही दिमाग लगा के निकालना है, ऐसे निकालते जाओ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? 1.12 N1। तो फ्रीक्वेंसी जो है उन्होंने बोला है कि अगर टेंशन 25% से इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट से इंक्रीज होगी? 1.12 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला, दैट इज 1.12 टाइम्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 56 नंबर। अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड वन एंड विद द अदर एंड फ्री, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ली है जो एक एंड से फिक्स्ड है और दूसरा एंड मूव कर रहे, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाले जो वाइब्रेशंस है वो क्या रहेंगे? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे λ/4 को, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 रहेंगे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा रहेंगे कि इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा रहेंगे? देखते हैं, डायग्रामेटिकली समझाती हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से। तो देखो बच्चों, एक स्ट्रिंग हमने ली, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे फिक्स किया है और आप इसको यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हो अप एंड डाउन। तो आप ऐसे उसको मूव कर रहे हो तो यहाँ पे पहला तो एक ऐसे लूप फॉर्म होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो नोड ही फॉर्म होने वाला है, ये तो तय है। तो पहले आप इसको मूव करें तो यहाँ पे हमेशा क्या फॉर्म होगा? एंटी नोड। अगर ये दोनों एंड पे फिक्स होती तो दोनों साइड पे नोड फॉर्म होता, बट आप यहाँ पे इसको मूव करें तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एंटी नोड। एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना होता है? λ/4। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या रही? λ/4 पहली। उसके बाद आपने दूसरा ऑप्शन, ये फंडामेंटल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? दूसरी वेव कैसी बनेगी? देखो यहाँ पे ये एंड फिक्स है, यहाँ पे हमेशा एंटी नोड ही बनेगा क्योंकि आप उसको मूव ही कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसी वेव बनेगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो कितना हुआ? देखो ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक λ/4, वापिस यहाँ से यहाँ तक λ/4, वापिस यहाँ से यहाँ तक λ/4। कितने λ/4 बने? 3 λ/4। उसके बाद क्या बनेगा? देखो अब कितने लूप्स फॉर्म हो गए? यहाँ एक लूप फॉर्म हुआ, 2.5, ये 1, ये हाफ, 1.5, वापिस 2.5 बनेगा, मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। अब देखो कितने फॉर्म हुए, 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, मतलब कितने λ/4 बने? 5 λ/4। हाफ हाफ ले रहे हैं ना हम लोग, ये हाफ है तो ये हाफ, ये हाफ, कितना हुआ? यहाँ से 1 2 3 4 5, कितने? 5 λ/4, मतलब क्या आ रहा है? 1 3 5, सभी ऑड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या आ रहा है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4। समझ में आया कैसे? एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, आप इसको मूव करें तो यहाँ एंटी नोड फॉर्म होगा, यहाँ नोड फॉर्म होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है λ/4। इनिशियली ऐसी वेव होगी, उसके बाद यहाँ एक लूप बनेगा, उसके बाद 2 लूप बनेंगे, उसके बाद 3 लूप, उसके बाद 4 लूप, लेकिन यहाँ पे तो हाफ लूप ही रहेगा क्योंकि यहाँ एंटी नोड ही रहेगा। एंटी नोड के बाद यहाँ एंटी नोड नहीं बन सकता, यहाँ नोड बनता है, उसके बाद एंटी नोड, उसके बाद नोड, उसके बाद एंटी नोड, उसके बाद नोड, ऐसी ही वेव फॉर्म होती है, स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो ये क्या आ रहे हैं? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो देखो बच्चों, दैट इज मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है। यहाँ पे आंसर्स दिए हैं आपको, लेकिन सॉल्यूशन मैंने जो बताया वो नहीं दिया है, बस उन्होंने ऑप्शन दिए ABCD। बाकी कैसे आया ये तो मैंने आपको सब कुछ बताया है, उसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो बच्चों टोटल 56 MCQs इस चैप्टर के ऊपर थे। तो ये चैप्टर अभी ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ कि ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को ठीक से स्टडी करो, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही स्टडी करो। रटोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।